बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा टारगेट है इसे अचीव करने में आप हमारा साथ जरूर दीजिएगा। और अब आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। उज़्मा खान और अलीमा खान की रिहाई, मगर पार्टी की क़यादत जेल के बाहर क्यों नहीं पहुंची? ना बारूद निकला, ना बारूद फटा। हुकूमत ने किस असेंबली को उड़ाने का दावा किया? और एस्टेब्लिशमेंट के तोतों की कहानी के मुताबिक पार्टी में 4 धड़े जो इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस दावे में कितनी हकीकत है, इस पर भी व्यूअर्स हम तफसील से बात करेंगे। और फिर क्या इमरान खान के खानदान के अफराद का सियासत में कदम रखना पार्टी को पसंद नहीं आ रहा? और फिर बात होगी फैसल चौधरी के इल्जामात की, जिन्होंने पार्टी की सीनियर क़यादत के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। क्या फैसल अपने भाई के लिए हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और हालात को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये वाकई एक रॉन्ग नंबर है? इसका भी जायजा लेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर बात हम करेंगे वैन पर हमले की। ये लोग कौन थे और किन लोगों ने छुड़ाकर जो कैदी हैं अपने साथ लेकर गए? हुकूमत का वर्जन ठीक है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? अब एक वीडियो भी सामने आ गई और इस वीडियो के अंदर असलहा पकड़े हुए ये लोग कौन हैं, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल व्यूअर्स मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर आखिर में गुड बाय काजी फाइज ईसा। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अलीमा खान और उज़्मा खान को जेल से रिहा कर दिया गया है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के तोते पिछले 48 घंटों से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि देखा, हमने कहा था ना कि इनको रिहा कर दिया जाएगा और मैं कोशिश करूंगा। यानी उनकी ये कोशिश एक कन्फेशन स्टेटमेंट है, एक चार्जशीट है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कि अदालतों को कंट्रोल हम करते हैं भाई। और देखो, हमने उन्हें कहा कि छोड़ दो तो उन्होंने छोड़ दिया। जहां पर बुशरा बीबी की रिहाई हुई तब भी ये बात ऐसे कही गई कि अब रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। फिर उज़्मा खान की रिहाई हुई और अलीमा खान की, तब भी ये कहा गया। लेकिन मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या था? मेरे लिए सर ये इंपॉर्टेंट ये था कि जब अलीमा खान और उज़्मा खान को रिहा किया गया ना, तो मैंने जेल के बाहर जो वीडियोज़ आई हैं उनमें पार्टी की मेन लीडरशिप को तलाश करने की कोशिश की। मुझे कोई नज़र नहीं आया। अलीमा खान बहनों में से ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा वोकल थी और पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात थे उन्होंने वो भी अपने भाई तक बार बार पहुंचाए कि पार्टी के अंदर, पार्टी जो बाहर लोग जो जिसको कंट्रोल कर रहे हैं उनका मौक़िफ़ क्या है और आपके हवाले से जो एफर्ट्स की जा रही हैं उसका मेयार क्या है, परखा जाता था हर मीटिंग के अंदर इमरान खान के सामने। आप केपी भी गई, आपको याद होगा, तो इसका भी नाराज़गी का इजहार किया गया पार्टी के लेवल के ऊपर कि अलीमा खान यहाँ पे क्या करने आ गई और ये पार्टी के लोगों को हमारे खिलाफ जो है उकसा रही। यानी पार्टी ने ख़ानदान के लोगों को और उनकी सियासत में आने को पसंद नहीं किया। लेकिन कौन ये जाने कि ये बहनें हैं, इनके जज्बों को आप कभी भी शक की निगाह से नहीं देख सकते। ये अपने भाई के लिए वो बहन जिसने कभी भी पाकिस्तान के टेलीविजन कैमरों को उसका सामना नहीं किया था, वो भी सामने खड़ी हो गई। आप वो उठाकर देख लें नूरीन खान की वो वीडियो जिसमें वो तनहा अकेली अडयाला जेल के बाहर खड़ी हैं, एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर सपोर्टर है उसमें काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है कि एक बहन को तुमने तनहा छोड़ दिया। अब एक छोटा सा वर्कर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर उसे उठाकर लेकर जाते हैं ना, तो ट्विटर के ऊपर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसका रिएक्शन आता हुआ नजर आएगा। लेकिन मेन जो लीडरशिप थी वो गायब थी। किसी ने इजहार यकजहती नहीं किया। कोशिश तो जी बहुत दूर की बात है करना कि इनकी रिहाई के लिए कोशिश नहीं की गई और किसी ने इजहार यकजहती भी नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को जेल के अंदर जो गुफ्तगू थी इन दोनों बहनों से, जितनी भी वहाँ पे खवातीन थी, एक तो जी रोक दिया गया। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ जो अलीमा खान ने गुफ्तगू करते हुए कही हैं और जेल के अंदर इनके साथ किस किस्म का जो है वो सलूक किया गया। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जेल में किसी को इजाज़त नहीं थी कि वो हमारे से बात करता, क्योंकि उन्हें शक था कि कोई ना कोई बात जो है वो हमारे तक कोई पैगाम जो है पहुंचा दिया जाए। हमारे ऊपर जो चार्जेस लगाए गए, ये बहुत ही अहम नुक्ता है गौर से सुनने वाला, कि जो चार्जेस लगाए गए वो बारूद बनाकर असम्बली उड़ाने के थे। यानी हुकूमत कहती है कि दोनों बहनें वहाँ पर खड़ी थी, इनके पास हमारे पास इंफॉर्मेशन ये थी कि इनके पास बारूद है और इनका टारगेट ये था कि इन्होंने असम्बली को उड़ाना है। अब ना असम्बली को उड़ाने का जो प्लॉट था वो उसको ये सच साबित कर सके, ना बारूद बरामद हो सका, ना बारूद मिला, ना बारूद फटा। लेकिन अगर कोई चीज़ एक्सपोज हुई है तो वो पाकिस्तान की हुकूमत, प्रोसिक्यूशन के दलाइल और वो साजिश जो इमरान खान की बहनों के खिलाफ ये लोग जो है वो कर रहे थे।
علیمہ خان یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کے لیے نکلے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسمبلی سے ہمارے ایم این ایز اٹھائے. جیل میں کسی قیدی خاتون کو ہم سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. ڈر یہ تھا کہ کہیں ہمیں کسی سے کوئی انفارمیشن نہ مل جائے. علیمہ خان یہ بھی کہتی ہیں کہ پرامن احتجاج کے لیے عمران خان جب کہیں گے ہم دوبارہ احتجاج کریں گے اور باہر نکلیں گے. اس کے بعد نورین خان کی گفتگو بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں بار بار نورین خان کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کیونکہ پارٹی کو تو اتنی شرم نہیں آئی کہ وہ ان تمام بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے, کسی کو بھیج دیتے, لیکن صرف اپنی سیاست کی دکان انہوں نے کھولی ہوئی ہے اور وہ چمکا رہے ہیں اور بیانات کی شکل میں. اور پھر نورین خان یہ کہتی ہیں کہ ڈیل کبھی ہو نہیں سکتی اور اگر ڈیل ہم نے کرنا ہوتی تو بھائی ہم اتنی کیوں مصیبتیں برداشت کرتے, سزائیں کاٹتے. خان صاحب کا ایک ہی موقف ہے کہ ہم کسی صورت بھی ڈیل نہیں کریں گے. پاکستان کے اندر جس طرح انسانی حقوق کو پامال کیا جاتا رہا, انصاف سویا رہا اور یہ سب کچھ جو ہے وہ عدلیہ نے تماشا بن کر دیکھا. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اب دیکھیں جی, یہ خاندان کو اندر رکھنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ایک تو میدان کے اندر کوئی موجود نہیں ہوگا. علی امین گنڈا پور ویسے ہی وہاں سے چلے گئے اور اگر یہ بہنیں میدان میں موجود ہوتی تو ڈیفرنٹ قسم کا پیغام جاتا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے علی امین گنڈا پور تو چلے گئے, بہنیں ان کو ہم اٹھا لیتے ہیں, تو پھر کون ہوگا جو پارٹی کے لوگوں کو لیڈ کرے گا. تو اوبیسلی ایک ڈیفرنٹ قسم کا سینیریو ہوتا اور وہ احتجاج ایک ریزسٹنس کی علامت بن جاتا, جس کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے یہ تمام کھیل جو ہے کھیلا گیا. 20 دن تک ان کو اپنے اندر رکھا اور مقصد صرف یہی تھا کہ کسی طرح جو پارٹی کا زور ہے ڈی چوک میں اسے توڑا جائے. اب جو عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہے نا, اب یہ ناروے بھی پہنچ گیا جی, اور ناروے کی سینٹر پارٹی اور جو سینٹرم پارٹی ہے اور تحریک انصاف نے انسانی حقوق اور جمہوریت اور آزادی اظہار رائے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے کا فیصلہ کیا. ڈاکٹر شہباز گل جی وہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے یہ جو خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے ورکرز پر جس قسم کے انسانی حقوق کو جس طرح پامال کیا جا رہا ہے, ایک تو اس کی مذمت کی ہے. اور اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کیونکہ وہ ایک پیشے سے وکیل ہیں جی, سینٹرل پارٹی کے چیئرمین جو ایک معروف بین الاقوامی انسانی حقوق کے وکیل ہیں, وہ ایک تو دستخط کروائیں گے خان صاحب کے اور پھر ملاقات بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے کو اب انٹرنیشنلی جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. اب یہ ڈاکٹر شہباز گل کی جی کاوش ہے جنہوں نے یہ کام کیا, اور میں اس سے پہلے بھی آپ کو مسلسل یہ آگاہ کرتا رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو انٹرنیشنلی عمران خان کے اس کیس کو اٹھانا چاہیے. دنیا بھر سے خطوط بھی لکھے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عالمی میڈیا بھی اپنی آواز جو ہے بلند کر رہا ہے, اور پھر جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کی طرف سے جو خطوط لکھے گئے یہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا, شہباز شریف, نواز شریف یہ بھی اندر تھے, کیا کبھی امریکہ کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو نے, کانگریس نے, سینٹ نے, کسی سینیٹر نے, کسی کانگریس مین نے کبھی کوئی خط لکھا؟ نہیں لکھا. آسٹریلیا سے بھی یہ آواز آئی, برطانیہ کی ہاؤس آف لارڈ سے بھی یہی آواز آئی, امریکہ میں سے آواز یہ اٹھ رہی ہے, اقوام متحدہ سے یہ آواز آئی. اگر آواز کبھی نہیں آئی نا تو وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے ہے. اور مجھے یقین ہے کہ کل کو بلاول کے اوپر بھی یہ وقت آئے گا, چونکہ جو وہ حرکتیں کر رہا ہے اور جس طرح سے اس نے 26ویں ترمیم کے نام کے اوپر پاکستان کے اندر جو آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں 27ویں ترمیم بھی لے کر آؤں گا, روک سکو تو روک لو, اب یہ نعرہ لگ رہا ہے. تو اس کا ایک اوبیسلی جی اس کے اوپر اثر پڑے گا ان کے فیصلوں پر, اور انہیں اس کی قیمت ضرور ادا کرنا پڑے گی. آج نہیں کل یہ بھی بھائی صاحب جیل جائیں گے اور انہیں پھر لگ پتہ جائے گا. اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح 27ویں ترمیم میں یہ ملٹری کورٹس اور جو دیگر معاملات ہیں اس کا بھی کوئی حل نکالا جائے, چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو لیگل مائنڈز ہیں وہ مان نہیں رہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ترمیم جو ہے وہ کافی ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ترمیم کافی نہیں ہے, آپ کو مزید ترمیم کروانی پڑیں گی. تو اسی چکر میں انہوں نے 27ویں ترمیم کروا لینی ہے, جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان کا بھی ایک ریئیکشن جو ہے ویورز آ گیا ہے. ویورز اب آپ کے سامنے یہ جو فیصل چودھری والی جو ایپیسوڈ ہوئی ہے نا, اس کی کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. فیصل چودھری فواد چودھری کے بھائی ہیں جی, اور دونوں پاکستان تحریک انصاف سے جڑے رہے. اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے ایسے کیسز تھے جس میں فیصل چودھری نے اپنا کردار ادا کیا, عدالتوں میں یہ پیش بھی ہوتے رہے, عمران خان کی نمائندگی کرتے رہے. لیکن جب سے جو ایپیسوڈ ہوا ہے فواد چودھری کا, ان کی پاکستان تحریک انصاف میں جو انوالومنٹ تھی وہ ختم ہو گئی. اور اس کی ایک بنیادی سی وجہ تھی کہ اگر فیصل چودھری ان کے بھائی ہیں اور دونوں ایک ہی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ کسی نہ کسی قسم کی لابنگ کریں گے اور نقصان پہنچائیں گے. اس سے پہلے بھی بہت سارے گروپ سے ان کو نکال دیا گیا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پارٹی کے اندر جتنی بھی گفتگو ہوتی تھی
इल्ज़ाम तमाम लोगों के ऊपर यही रहा, इसके अलावा भी बहुत सारे रॉन्ग नंबर्स हैं, कि ये सारी बातें जाकर ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को रिपोर्ट करते हैं। और सलमान अकबर राजा साहब ने तो खैर इस पे बात नहीं की, लेकिन उन्होंने एक तो तमाम ग्रुप्स के अंदर से इन्हें डिलीट करवा दिया, और इसके साथ साथ जो कानूनी टीम है इमरान खान की, उसमें से भी इनका नाम जो है वो निकाल दिया गया है। फैसल चौधरी साहब जब जेल गए थे तो उन्होंने इमरान खान को जिन हालात में रखा उसको बाहर आकर बताया। पार्टी बाहर जो है वो जो कुछ करती रही, अंदर क्या कुछ होता रहा, इस हवाले से भी उन्होंने अपडेट किया, और ख़ासतौर पर डी चौक के अंदर जो कुछ हुआ ये भी इमरान खान को अपडेट करके आए। अब अगर आप गौर से इस पूरे सिनेरियो को देखें तो फैसल चौधरी की स्टोरी क्या बताती है, वो ये कहते हैं कि पार्टी के अंदर बहुत सारे गद्दार लोग बैठे हुए हैं, वो इमरान खान का केस सही तरह से लड़ नहीं रहे। इमरान खान की गुफ्तगू जो है वो बाहर आती नहीं है। इंतजार पंजोता वो वाहिद लिंक था जो इमरान खान की गुफ्तगू को बाहर लेकर आता। पार्टी के अंदर जितने भी गद्दार हैं उनकी निशानदही इंतजार पंजोता मुसलसल कर रहे थे। इंतजार पंजोता के लिए अगर आप देखें तो पार्टी के अंदर कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही। अब इनमें से कौन सही है कौन गलत है, एक चीज़ आपने याद रखनी है, और ये आपको इस समझने में आसानी होगी कि इस सिचुएशन को अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है ना, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले नहीं हैं, बल्कि फैसल चौधरी साहब हैं। क्योंकि फैसल चौधरी ने जो आम आदमी की पल्स है पार्टी की रिजर्वेशंस के हवाले से, उसको उन्होंने पकड़ लिया है। आम आदमी का भी ये ख्याल है ना कि इमरान खान का केस जो है वो सही तरह से लड़ा नहीं जा रहा। आम आदमी भी ये समझता है कि इमरान खान की जो वकला की टीम है वो कोई बेहतरीन किरदार अदा नहीं कर रही, लेकिन इस प्रीटेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने एक रास्ता बनाने की कोशिश की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और इसका फैसला खान साहब ने करना है। खान साहब इनको रखें, इनके भाई को रखें, तो ये पार्टी के लोगों ने ये तमाम चीज़ें छोड़ दी थी इमरान खान के फैसले पर, और वही फैसला करेंगे। लेकिन इससे पहले जो फवाद चौधरी हैं वो पार्टी पर तनकीद करते हैं, पार्टी के लोगों पर तनकीद करते हैं, तो यकीनन ये पार्टी की जो मेन कोर क़यादत है उसके लिए काबिल कबूल नहीं है। सर साडा ते काम है तनकीद करना, लेकिन वो लोग जो पार्टी के अंदर रहें और कहें कि जनाब ये नकम्मे हैं और इनका कुछ लेना देना नहीं, और वो फिर ये साथ ये भी कहें कि पार्टी में आना चाहते हैं, तो आपकी एक्सेप्टेंस जो है वो पार्टी के अंदर इस तरह नहीं हो सकती। तो फैसल चौधरी ने शायद एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश की, और इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि इंतजार पंजोता के साथ वो तमाम लोग जो पार्टी को छोड़कर चले गए बुरे वक्त में, उनको वापस लाने के हवाले से रास्ते भी हमवार कर रहे हैं। और यही वजह बताई जाती है कि इंतजार पंजोता को जिस तरह वो गायब हुए, उनके लिए कोई सीरियस एफर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं कर रहे। अब इसमें कितनी सदाकत है वो आप देख लें। इमरान रियाज खान ने भी बहुत सारी ऐसी बातें कही कि इंतजार पंजोता के लिए आवाज़ उठाओ, नहीं तो फिर मैं नाम लूँगा कि कौन कौन इसमें शामिल है। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है, ये मेरी अपनी असेसमेंट है जी, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता ये है कि फैसल चौधरी ने इस पूरे मामले को खान साहब और खान साहब के सामने रखकर अब इसे पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो पार्टी के लोगों पर तनकीद कर रहे हैं, और आवाम के सामने ये मौक़िफ़ अपनाना चाहते हैं कि देखें जी ये कुछ नहीं कर रहे, हम तो करेंगे, हम तो बताएंगे। हमारे भी जज्बात सर यही हैं, आम आदमी के भी जज्बात ये हैं कि अली अमीन गंडापुर को वहाँ से नहीं जाना चाहिए था, लेकिन शायद ये बात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। और जब ये सवाल किया गया है वहाँ पर ये जो जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकबर राजा साहब, तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कहते हैं कि कल मैं अपने किसी चपरासी को फारिग कर दूँ तो क्या आप मुझसे नेशनल टेलीविजन पर सवाल करेंगे कि मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता, वो जो मर्जी बोलें, मेरे लिए ये इंतहाई अहम नहीं है। तो ये सर फैसल चौधरी साहब आज शाहजेब खानजादा में भी आपको नज़र आए, ये ARY पे भी नज़र आई, ये पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न चैनल्स पर नज़र आए, लेकिन सलमान अकबर राजा ने इनका जवाब देने से इनकार कर दिया। एंड ही फील्स के, मुझे अच्छी तरह याद है जब ये बाहर आए थे ना, तो ये बार बार कह रहे थे कि सलमान अकबर राजा आपको बताएंगे क्या हुआ, लेकिन इमरान खान ने इनको क्या कहा, इमरान खान ने उन बातों का क्या जवाब दिया, ये फैसल चौधरी नहीं बता सके। इन्होंने ये ज़रूर कहा कि डी चौक से किस तरह लोगों को अकेला छोड़कर बाहर क़यादत जो चली गई, लेकिन आगे से खान साहब का क्या जवाब था ये हमें फैसल चौधरी नहीं बता सके। ये इनसे बार बार ये सवाल भी हो रहा है और इनके पास शायद इसका जवाब नहीं है। और उन्होंने एक जुमला ज़रूर कहा कि खान साहब कह रहे हैं कि पार्टी के लोगों को नहीं छोड़ना और आवाम को नहीं छोड़ना। देखिए एक बंदा अंदर है जी, ठीक है, और बाहर क्या कुछ हो रहा है आप कैसे असेस करेंगे, आप असेस नहीं कर सकते। पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात हैं और जिस किस्म की अपॉर्चुनिटी जिस को मिल रही है वो इसे इस्तेमाल कर रहा है। तो खान साहब की रिहाई ही 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए तमाम लोगों का, और इस धड़ेबंदी से बाहर आ जाएं, क्योंकि इसका फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा।
फ़ायदा जिनको होना है वो तोते हैं, और जो अपनी कहानी बेच रहे हैं, और जिस तरह आपके इख्तलाफात बाहर आते हैं और इसका कोई रिएक्शन निकलता है तो वो फिर ना इसके ऊपर ढोल बजाते हैं कि देखें मैं तो आपको पहले कह रहा था कि धड़े बनेंगे, और देखें धड़े बनना शुरू जो हैं वो हो गए हैं। तो फैसल चौधरी इज़ नॉट रेलिवेंट जी, ये कंट्रोवर्सी ज़रूर बनी है, सिर्फ एक एजेंडा होना चाहिए और वो है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। अब मैं आपको एक और भी खबर दे देता हूँ, और ये ड्रॉप सीन हो गया इस पूरे वाक़े का। 3 जी प्रिजन वैन्स थी जिसमें कहा ही जाता है मुतज़ाद फिगर्स बताई गई हैं। पहले 150 था, फिर ये 83 हो गया, उससे पहले 250 के करीब बताया जाता है कि प्रिजन वैन के अंदर कैदी मौजूद थे जिन्हें अदालतों में पेश होने के बाद जो है दोबारा अटक जेल ले जाया जा रहा था। फिर कुछ ऐसी फुटेज सामने आई जिसमें हमले से पहले की फुटेज है। अब ये भी हैरानगी की बात है कि गाड़ी 3 जो प्रिजन वैन्स जा रही हों और किसी को मालूम था कि इस पर हमला होने वाला है, और उसने उसकी वीडियो भी बनाई और फिर वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। फिर इंटरेस्टिंगली हुकूमत की तरफ से क्लेम किया गया टोल प्लाजा की फुटेजेस के हवाले से, जो डेफिनेटली वहाँ पर सीसीटीवी मौजूद होगा, लेकिन उस सीसीटीवी फुटेजेस से पहले आप बड़ी आसानी के साथ उन फुटेजेस के अंदर देख सकते हैं कि 20 से 25 लोग हैं जिनके हाथ में डंडे हैं, कुछ के हाथ में पिस्टल्स भी है, और जो फायरिंग की बात की जाती है वो इससे जाहिर हो रही है। लेकिन ये नकाबपोश थे कौन? इनमें से किसी को पकड़ा गया? ये इनका कोई स्टेटमेंट मौजूद है? ये किसी ने नहीं बताया। आपको ये डंडे मारते हुए नजर आएंगे, पथराव करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है वो ये कहते हैं कि ये लोग हमारे नहीं थे और ये इन्हीं का प्लॉट था जो इन्होंने कोशिश की हमारे ऊपर डालने की। शेख वकास की कहते हैं जी कि हमारे लोगों को कैदियों की गाड़ियों से बाहर निकालकर ज़बरदस्ती भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहा गया। हमारे लोग डट गए और भागने से इनकारी हुए, सब वहीं खड़े रहे। फिर अता तारड़ साहब आए कि इस वाक़े की FIR हमने काट ली है, गिरफ्तारी अमल में आएगी, मिसाल कायम की जाएगी ताकि आइंदा फरार ना हो सके कोई, और तहरीक इंसाफ का रद्दअमल फिल्म की स्टोरी की तरह है। अली बिन गड्डापुर का जी रद्दअमल इसके ऊपर आया और वो ये कहते हैं कि वार्निंग दे रहा हूं कि PTI के खिलाफ इस तरह की ड्रामेबाजी और इल्जामात बंद किए जाएं। जाली हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस आए रोज जाली ड्रामे कर रही है। इस्लामाबाद पुलिस को खबरदार करता हूं कि ऐसी झूठी कहानियां बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को हरासा करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। SHO ने खुद शीशे जो हैं वो तोड़े। अब ये दोनों तरफ से जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन मसला इसके अंदर ये है कि स्टोरी हुकूमत की कमज़ोर है, और ये लोग जिनके बारे में जिनकी वीडियो भी आप निकाल कर लेकर आ गए, ऐसा लग रहा था कि किसी को पहले ही पता था कि वीडियो बनानी है। उसने वीडियो गाड़ियों की भी बनाई, हमले से पहले की भी, हमले के बाद की भी, और फिर उसके बाद ये लोग जो जिनके बारे में क्लेम किया जा रहा है ये हैं कौन, ये आपने नहीं पकड़े। बाकी आपने कैदी जो है पकड़ लिए। एक सड़क है उसके ऊपर आपने गाड़ियां अपनी धुड़ाई होंगी, वायरलेस हुई, सबको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आप उन लोगों को नहीं पकड़ सके जिन्होंने ये हमला किया। ये 25-30 लोग गालिबन नजर आ रहे हैं वीडियो के अंदर, इनमें से क्या कोई एक भी पकड़ा नहीं गया। और फिर एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि इनमें से एक साहब ऐसे थे, रुकन यासिर कुरैशी साहब, जो फरार हुए, और यासिर कुरैशी उस वक्त पंजाब असम्बली के इजलास में मौजूद थे। ये भी एक क्लेम जो है जी वो सामने आया। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी वेग सिचुएशन है जो हुकूमत की तरफ से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डालने की कोशिश की गई। मैं व्यूअर्स आपको ना एक और खबर देता हूं, और ये गुड बाय काजी फायजी ईसा। पाकिस्तान का सोशल मीडिया इनके हवाले से क्या लिख रहा है। पाकिस्तान की आवाम ने जी तुनकर जो है ना वो अपने गुस्से का इजहार किया, और काजी साहब के लिए कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। एक जो मोनूमेंट यादगार जो जिस पे आज सारा दिन जो है फसाद बरपा रहा, और काजी साहब वहाँ पर जाकर तकरीरें करते रहे और लोग इनसे सवालात पूछते रहे। एक ना मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे एक मंजर था जिसमें लिखा हुआ था जीने की आज़ादी। सर, जीने की आज़ादी तो हर पाकिस्तानी, हर इंसान के लिए है ना। जितने लोग आपके इस मुल्क में रहते हैं, और साथ में उसके एक नीचे तस्वीर थी, और वो तस्वीर थी अरशद शरीफ की। आपकी अदालत में ना एक केस लगा हुआ है जुडिशल कमीशन का। क्या बना उस केस का? उसे आप रांदे दरगाह कर दें, दाखिल दफ्तर कर दें। आपके दौर में ना ये जो आज़ादी इजहार की बात आप करते हैं कि आज़ादी, बोलने की आज़ादी, इजहार की आज़ादी, ये भी उसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये भी कौम को ज़रूर बताएं कि इंटरनेट बंद हो गया, ट्विटर को बंद कर दिया गया, लोगों को बंद कर दिया गया, पार्टी का जो पूरे का पूरा मंशूर था उस पार्टी समेत उसको बंद कर दिया गया। आप कहाँ थे? आप गायब थे, आप लापता थे, आप दूर दूर तक कहीं मौजूद नहीं थे।
اور آج آپ دیواروں پر اس طرح کے اشتہار لگا کر جائیں گے تو کیا کوئی آپ کی بات کو مانے گا؟ کبھی بھی آپ کی بات کو نہیں مانے گا۔ اور آج سوشل میڈیا پر جو ایک ریئیکشن آیا، میں اس کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ بڑے اہتمام کے ساتھ قاضی صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ انہوں نے حلف لیا، اور آج قاضی کے جانے کے بعد پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے پیار کرنے والے اور پاکستانی، لیٹس فارگیٹ اباؤٹ پاکستان تحریک انصاف، پاکستانی جہاں جہاں بھی موجود ہیں، وہ قاضی کے ریٹائرمنٹ کو یوم نجات کے طور پر منا رہے ہیں۔ ایک انٹرسٹنگ بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو وابستہ لوگ ہیں، انہوں نے جہاں پہ اسے یوم نجات کہا، وہیں پر قاضی صاحب کے کچھ فیصلوں کے حوالے سے کچھ جملے بھی کہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ٹویٹ ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر، جس میں لکھا گیا کہ گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ یہ واحد شخص جسٹس اعجاز الاحسن کو نکل گیا، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو نکل گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں، ATC اور سیشن کورٹ کے 3 ججوں کے لکھے مدد کی اپیل کے خطوط کو نکل گیا، تحریک انصاف کا بلہ نکل گیا، 25 کروڑ عوام کا الیکشن نکل گیا، پاکستان کا آئین اور نظام انصاف کا تحفظ یعنی اس پورے تحفظ کو نکل گیا، پاکستانیوں کے انسانی حقوق کو نکل گیا، عدلیہ کو فوجی حکومت کے ماتحت کر کے عدلیہ کی آزادی کو نکل گیا۔ ایسا شخص کسی دوسرے ملک کا چیف جسٹس رہا ہوتا تو جیل کی ہوا کھا رہا ہوتا۔ اور عامر متین صاحب، ان کی ایک ٹویٹ جو انہوں نے آج کی، وہ کیا لکھتے ہیں، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی ایک بونا جج تھا جس کو تاریخ نے موقع دیا کہ وہ اپنے اجداد کی عزت بحال کرتا، عدلیہ اور جمہوریت کی شان میں اضافہ کرتا، مگر اس کی ابتدا ہی کمزور رہی جب اس نے حدیبیہ مل کو دبا کر شہباز شریف خاندان کے ساتھ کمپرومائز کر لیا۔ اس کے بعد پھر ضلالت در ضلالت ہی رہی۔ فرق یہ تھا کہ عبدالحمید ڈوگر کو پتہ تھا کہ وہ ایک ذلیل جج ہے، بھٹو کے قاتل جج بھی ساری عمر شرمندہ رہے، PCO والے جج بھی گالی بنے رہے، قاضی وہ راندہ درگاہ بے شرم جج تھا جو اپنے آپ کو باعزت بھی سمجھتا تھا، روز آئین اور جمہوریت کے لیکچر بھی دیتا تھا۔ قاضی کے دماغ کا بھی معائنہ کرنا چاہیے، اتنی ذلت کے باوجود وہ اپنے آپ کو باعزت کیسے تصور کرتا ہے؟ یہ ایک فلسفیانہ سوال ہے، یہ پاگل ہے یا ہم پاگل ہیں؟ یہ ان کی ایک ٹویٹ تھی۔ اور اسد کیسر جو انہوں نے آج کام کیا بڑا زبردست ہے جی، وہ گئے جی کرسٹیز اور انہوں نے وہاں پر جا کر ڈونٹ جو ہیں وہ کھائے۔ تو یہ قاضی صاحب، آپ جا رہے ہیں، آپ چلے گئے ہیں، لیکن عمران خان آج بھی موجود ہے اور وہ رہے گا۔ آپ کا نام اسی طرح لوگ جو ہیں وہ لیتے رہیں گے جب جب پاکستان میں آئین اور قانون کی پامالی کی بات ہوگی۔ دعا کریں ویورز کہ یہ جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں یہ پاکستان کے لیے بہتر فیصلے کر سکیں، اور ہم آج سے ٹھیک 3 برس بعد جو باتیں ہم قاضی صاحب کے لیے کر رہے ہیں وہ ہم یحییٰ افریدی کے لیے نہ کریں، بلکہ انصاف اور قانون کی بحالی کے لیے یہ ڈٹ کر کھڑے ہوں گے تو پاکستان جو ہے اس میں نظام انصاف اور لوگوں کا اس نظام کے اوپر اعتماد بحال ہوگا۔ اگر نہیں ہوا تو پھر ایک اور چیف جسٹس ہوگا، 3 سال پورے ہوں گے، اور پھر یہی الفاظ ہم یحییٰ افریدی کے لیے ادا کر رہے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔